नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। तुर्की में अब राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू होगी। जनमत संग्रह में राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन मामूली बहुमत से जीत गए। हालांकि विपक्ष अभी भी नतीजों को स्वीकार नहीं कर रहा है। 1921 के दशक में धर्मनिरपेक्षता की मिसाल बने तुर्की को अपने 13 साल के शासनकाल में ही अर्दोआन ने लगभग इस्लामी राष्ट्र में तब्दील करने की कोशिश की। इसके बाद संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया। पिछले साल सैनिक तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद कहीं ना कहीं ये उनके लिए सहायक ही बनी और उस घटना के बाद उन्होंने लगभग 400 जजों सहित उन तमाम लोगों को महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया जो उनके मनमाफिक नहीं थे। और इसके बाद जो शासन प्रणाली बदलने की तरफ उन्होंने कदम उठाया है और लगभग 99.45% मतगणना हुई है, जिसमें 51% जो वोट हैं वो फेवर में पड़े राष्ट्रपति शासन के और उसके अलावा जो वोट हैं करीब 49% वो पड़े हैं उसके विपक्ष में। कई सवाल महत्वपूर्ण उठ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर क्या जो विपक्ष का विरोध है क्या वो कुछ काम आएगा, कोई नतीजा लेकर आएगा। फिलहाल जो समाज है और राजनीति है तुर्की की वो किस तरह से बदलती हुई नजर आएगी इस पूरे बदलाव के बाद, और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो किस तरह से इस बदलाव को देखेगा, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं MEA के और राजदूत रह चुके हैं कई देशों में। प्रोफेसर AK पाशा हैं, सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ JNU से। वरिष्ठ पत्रकार जावेद नकवी हैं और साथ ही मेरे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार संदीप भूषण भी मौजूद हैं जो दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर नज़र रखते हैं। अम्बेसडर चक्रवर्ती, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि क्या वाकई ये कुछ ऐसा है जो अविश्वसनीय है या आपको लगता था कि पिछले करीब एक दशक से जिस रास्ते पर चल रहे थे अर्दोआन वो यहीं पहुँचता था? जिस तरह से वो चल रहे थे तो लग तो ऐसे ही रहा था। अब कू के बाद उनका जो मतलब और दृढ़ हो गया कि मुझे और पावर चाहिए, और उसका एक तरीका यही था कि रेफरेंडम जनमत करा के प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को अडॉप्ट कर लिया जाए। पर एक चीज़ कहना है कि वो उन्होंने जो भी चेंजेस वो ला रहे हैं, आपको ये तो मानना पड़ेगा कि ये थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ऑल्दो अपोजिशन की अगर बात सुने तो वो कहेंगे कि बहुत इंटिमिडेशन था, धांधलेबाजी हुई वोटिंग में भी, रेफरेंडम के जनमत की वोटिंग में भी। पर यह है कि अब तो हो गया है, अब तो वो चाहते थे हो गया है। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो होंगी, अब ये भी देखना है कि हमें याद रखना होगा कि 1980s की कॉन्स्टिट्यूशन जो थी वो जो कहते हैं फौजी सरकारों ने बनाई थी, तो उस पर भी कुछ डिबेट था कि इसको बदला जाए। ऐसी बात नहीं है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वो डिबेट था, तुर्की के सोसाइटी में पॉलिटिक्स में भी था। तो इसलिए अब तो वो जीत गए हैं। अब मुझे लगता है कि वो पूरी अब गियर बदल के फुल थ्रॉटल पे जाएंगे। पर इसका मुझे तो लगता नहीं कि तुर्की में ये जो विभाजन क्रिएट हो गया है, ऑलमोस्ट 51-49 हाफ यानी कि आधा देश अभी भी आधा देश तो वो मानने को तैयार नहीं है। और फिर उन्होंने जिस तरह से जो पर्जेस की हैं आफ्टर दी तख्ता पलट वाला जो बात थी पिछले साल, तो बहुत लोगों को उन्होंने नौकरी से हटाया, बहुत चेंजेस की हैं। हमने पत्रकारों को देखा कि 60-70 साल की महिला पत्रकारों को जिस तरह से बिल्कुल फिजिकली उनको ले जाया गया। मैंने कहा कि इंटिमिडेशन बहुत हुआ है। तो इसीलिए कई देश हैं जो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ये जो जनमत भी है इसमें भी धांधलेबाजी हो रही है। तो इस तरह के भावनाएं हैं। प्रोफेसर पाशा, जो वेस्टर्न खासकर कमेंटेटर्स हैं वो काफ़ी इस मामले में कड़ी जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यहाँ तक लिखा गया है कि 1921 में बना देश जो नया देश था, जिसने पूरी प्रणाली जो है वो राजशाही से लोकतंत्र की तरफ आया, 2017 में दरअसल वो ख़त्म हो गया। रेस्ट इन पीस टर्की, यहाँ तक भी लिखा जा रहा है। क्या आप इसे इसी तरह देखना चाहेंगे? देखिए, ये पिछले 10-12 साल से एर्दोगान साहब जो कमालिस्ट प्रिंसिपल माने जाते हैं उससे धीरे धीरे अपना रुख पलट रहे हैं, इंटरनल पॉलिसी में और रीजनल पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी में भी। और जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का पॉइंट है, वो यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की बहुत कोशिश की, लेकिन फ्रांस और जर्मनी और 2-3 और देश उसके ख़िलाफ़ रहे हैं और आगे भी चल के रहेंगे। इसका इन्होंने कल जिक्र भी किया कि अगर स्कॉटलैंड रेफरेंडम करा सकता है और कैटालोनिया में स्पेन में रेफरेंडम हो सकता है, हम इस पे भी करेंगे कि
तुर्की को ईयू में शामिल होना है या नहीं, लेकिन ये धमकी दे रहे हैं, जो कि 50 सालों से लगातार यही प्रयास था तुर्की का कि यूरोपियन यूनियन में किसी भी तरह शामिल हो, और हर कदम उसी तरफ बढ़ाते थे, चाहे ह्यूमन राइट्स का हो, एनजीओस का हो, डेमोक्रेटाइजेशन का इशू हो। वो यूरोपियन यूनियन के कंडीशंस को मानने को तैयार थे और बदलाव भी ला रहे थे, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वगैरह वगैरह, डेथ पेनल्टी पे वगैरह वगैरह। और अब जर्मनी और फ्रांस के साथ उनके मतभेद और बढ़ते गए रेफ्यूजीज़ को इशू लेके, और यहाँ तक के 3 यूरोपीय देश फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे टर्किश के मिनिस्टर्स को वहाँ पाबंदी लगा दी कि वहाँ आके आप कैनवस रेफरेंडम के हक में नहीं कर सकते। और दूसरे देशों का भी आप एग्जाम्पल लें, चाइना हो या ईरान हो, भारत हो या इंडोनेशिया हो, इनके ताल्लुकात काफ़ी गहरे होते जा रहे हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। क्या आप ये कह रहे हैं खुद कई दशकों तक इस कोशिश में, बल्कि जो उनकी एक पब्लिक छवि बनती थी कि एक बार जो है वो राष्ट्रपति की पत्नी जब आई और वो हेड स्कार्फ पहन कर आई थी, उसके बाद काफ़ी हंगामा हो गया था, उस तस्वीर को जो है इंटरनेशनल कवरेज मिला था कि क्या तुर्की की अब जो है ये पहचान होगी, यानी अपने सेक्युलरिज्म को शायद वो इतना अपने सीने से लगा के रखना चाहते थे। तो क्या ये एक हताशा भी हो सकती है कि इतने साल कोशिश करने के बाद आप ये कह रहे हैं कि बुनियादी सारे बदलाव करने के बाद भी यूरोप ने जो है उन्हें नहीं अपनाया? इसीलिए तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जब हम यूरोप में दाखिल नहीं हो सकते, जब हमको वहाँ इज्जत से बुलाया नहीं जा रहा है और कई रोड ब्लॉक्स डाले जा रहे हैं, तो हमको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि हमको चाइना, भारत, ईरान, इंडोनेशिया और कई देश उनको अपनाने के लिए खुले हाथों से आम वेलकम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये इनका टिल्ट इस तरफ हो गया है और यूरोप से वो दूर होते जा रहे हैं, और इसीलिए उनका तनाव अमेरिका से, नाटो से बढ़ जा रहा है, और रूस के साथ भी उनके ताल्लुकात बहुत गहरे होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो कू अटेम्प्ट हुआ पिछली बार, पुतिन ने उनको चौकन्ना किया, और हालांकि कहा जा रहा है कि उनको बचाया भी गया, तो इसीलिए रूस के ताल्लुकात भी बहुत गहरे हो गए। जावेद नफ़ी साहब, ये बताइए, फिलहाल के 100 सालों का ये पूरा सफ़र क्या वाकई एक लम्हे में, एक पल में जो है वो इस तरह से छिन जाएगा क्या टर्की से? जो बेसिक एक नेचर वहाँ के लोगों का बन गया है, जो कि डेमोक्रेटिक बन गया है ज़्यादातर लोगों का, या सेक्युलर है? आप टर्की की सड़कों पे जाइए, ये देखना मुश्किल है और ये समझना मुश्किल है कि शायद यहाँ मेजॉरिटी का जो धर्म है, जो बहुसंख्यक हैं, वो इस्लाम के मानने वाले हैं। बाकी आसपास के अगर देशों का हम जिक्र करें, उनकी तुलना में हम अगर देखने की कोशिश करें, क्या आपको लगता है कि रातों रात जो ये इस्लामाइजेशन हुआ है टर्की का, और अब जो है राष्ट्रपति प्रणाली हो गई है, एक व्यक्ति के अंदर पूरी पावर जो है वो केंद्रित हो जाएगी, किस तरह से आप उभरते हुए देखेंगे? अब एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं शुरू करूंगा, देखूंगा कि कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं पूरी दुनिया में हैं जहाँ पे कि रिलीजन का असर्शन आ रहा है, हमारे मुल्क में भी आ रहा है। और वो जो ढांचा था, सेक्युलर जो ढांचा था, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। टर्की एक आखिरी स्तंभ है वेस्टर्न स्ट्रैटेजी के पास, जो कि 3 सेक्युलर स्टेट्स थे तकरीबन एक ज़माने में, उसमें कि ईरान भी शामिल था, उसमें तुर्की तो था ही, और एक वक्त था जब पाकिस्तान अच्छा खासा लिबरल उसका वो था, असर्शन था, जिससे पहले कि वहाँ पे यह हाल हुआ। तो वहाँ पे इस्लाम आ गया पाकिस्तान में, तो वो तो पहले ही निकल गया था, सेंटो सीटो इन सब से पहले ही निकल गया था। लेकिन जो बचे थे बाद में, वो ईरान वो चला गया मौलवी की तरफ, और अब ये जो है तुर्की बचा था, और शुरू में तो खैर बगदाद पैक्ट था, वो तो पहले ही निकल गया था सोवियत यूनियन की तरफ। लेकिन जो सेंटो का जो उनका वो था, उसमें ईरान, तुर्की और पाकिस्तान थे। अब इस्लाम कहाँ कहाँ नहीं आ गया, देखिए आप उनके। तो ये आखिरी एक स्तंभ है जहाँ पे, जैसे आपने कहा कि उनकी प्रेसिडेंट की बेगम जो है वो हेडस्कार्फ पहन के आ गई थी, इस पे बहुत बड़ा डिबेट है वहाँ पे। और ये जो 49% वाले लोग हैं जो कहते हैं कि हम 49 नहीं हैं बल्कि हम मेजॉरिटी में हैं, उसकी एक लॉजिक है, वो जो है उसके ख़िलाफ़ है।
तो एक गोया के एक बारीक पॉइंट से लेके 51, 49 वो भी कंट्रोवर्टेड, वो भी कॉन्टेस्टेड है, उसके बेसिस पे आप बहुत बड़ा एक कदम उठाने जा रहे हैं। उसका क्या होगा, यानी प्रतिक्रिया भी हो सकती है मुल्क के अंदर, और उसका बाहर क्या असर होगा, जी, ये देखने की चीज़ होगी। जी हाँ, संदीप भूषण से जानने की कोशिश करते हैं कि तुर्की से बाहर दरअसल इसका क्या असर होगा। संदीप भूषण, ये बताइए कि दुनिया की राजनीति आपने देखी है, किस तरह से पल में जो है एक पूरा देश बदल रहा है, उसके सोचने का तरीका, उसका पूरा मिजाज, काम करने का तरीका, सब कुछ बदल रहा है। और ये जब हो रहा है जबकि आधिकारिक रूप से आधा देश, आधा तुर्की जो है इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, इससे सहमत नहीं है, जो जिस तरह से प्रणाली जो है बदल दी गई है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यूरोप इसे किस तरह से देख रहा होगा, उनके दरवाजे पर ये देश है, इसके अलावा जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कैसे देख रहा है और दुनिया कैसे देख रही होगी? देखिए अरफा, मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग जहाँ तक है वो टर्की हैज़ बीन known for a long time as kind of odd one out in Europe, क्योंकि उनका आधा मिडल ईस्ट की तरफ वो जानिब रखते हैं और आधा वो यूरोप की तरफ रखते हैं, और ये पूरा पुराना प्रेशर है उनका 19th सेंचुरी से कि वो किस तरफ अपने आप को ले जाएं। और ये ब्रेकअप ऑफ द ऑटोमन, इसको कई लोग कह रहे हैं कि ये रीअसर्शन ऑफ द ऑटोमन, न्यू ऑटोमनिज्म की बात आज कुछ इंडियन मीडिया में भी जिक्र हुई है। हालांकि ये उस तरह से एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर बहुत सारे उसमें एथनिक ग्रुप्स थे, इसमें तो इज अ रिलेटिवली मोर होमोजेनस ये एंटिटी है। मगर मैं जिस तरह से देखता हूं, जैसे जावेद अभी कह रहे थे कि एज एन इंडियन मुझे इसमें दो तीन चीज लगता है। एक तो ये पॉपुलिज्म का दौर जो है ये विश्वव्यापी हो गया है, खास करके ट्रंप ने उस चीज को एम्फसाइज किया, बट ये पूरे दुनिया में एक तरह से राइट विंग पॉपुलिज्म की आंधी चल रही है, और मेरे ख्याल से फिलहाल तो ये मुझे उसी का एक सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन लगता है। दूसरा, इन सो कॉल्ड इस्लामिक या मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस में एक तरह से जो अरब स्प्रिंग जो हुआ, और वहां पर उसका एक रिएक्शन काफी सारे मुल्कों में, खास करके इजिप्ट में अगर आप देखें और अन्य ऐसे राष्ट्र हैं, वो इससे काफी इम्पैक्ट हुआ। दिस बीन अ काइंड ऑफ काउंटर रेवोल्यूशन या रिएक्शन आप कह लीजिए। ये इजिप्ट क्या कहते हैं आपको, टर्की में भी 2013 में एक बहुत बड़ा डिजिटल बेस्ड आंदोलन हुआ था, जिसको पॉपुलर मूवमेंट हुआ था अगेंस्ट अ वेरी वेरी लोकल इशू। और तो कुल मिला के जो ये नंबर्स की बात कर रहे हैं कि 51%, ये इस तरह की डिबेट हमारे देश में भी होती है, और ये एक प्रकार से आई डोंट नो, इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है, मगर इसमें काफी सारे नंबर्स ऑफ फौज और इस तरह की डिबेट हमारे यहाँ भी हो रही है। और जैसे कि टर्की के खास करके इस एग्जाम्पल में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो मुझे यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि वो एक बहुत प्रिडोमिनेंट एनातोलिया एरिया है जो बैकवर्ड है, और ब्लैक सी का एरिया जहाँ से अर्डोयान आते हैं, उनका बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला है, और शहरी इलाकों में उतना सपोर्ट नहीं मिला है। सो कुल मिला के आई थिंक दिस इज समथिंग टू लर्न, और मेरे ख्याल से ये समय का एक तरह से तकाजा है। सारे देशों में इस तरह की एक राइट विंग पॉपुलिज्म का दौर चल रहा है, जो अथॉरिटेरियनिज्म भी की और बहुत तीव्र गति से अग्रसर है। बहुत दिलचस्प बात कर रहे हैं। फिलहाल एम्बेसडर चक्रवर्ती, ये जितना ही दिलचस्प है जितना निराशा भरा भी है कि क्या वाकई जो प्रोग्रेसिव ताकतें हैं, सेक्युलर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक ताकतें हैं, क्या उन्होंने एक देश और गंवा दिया है? क्या इसे इस तरह से देखा जाए, या जिस तरह से न्यू ऑटोमन का जिक्र कर रहे हैं संदीप, उसको इस तरह से देखा जाए? मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि ये प्रणाली में जब बदलाव होता है इस तरह से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ अगर देश जाएगा, तो कौन से ऐसे बुनियादी बदलाव हैं जो देखने को मिलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जैसे अमेरिका में है, कि चेक्स एंड बैलेंसेस क्या लाते हैं, तो वो तो देखने की बात है अभी कितने चेक्स एंड बैलेंसेस लाएंगे, पार्लियामेंट का क्या रोल रहेगा। पर जहाँ तक लग रहा है कि वो सारे पावर्स वो अपने हाथ में लेने को मेरे ख्याल में उत्सुक है प्रेसिडेंट अर्दोगान, लग रहा है। पर देख लीजिएगा कि ये जो 49% जो अपोज कर रहा है, तो उसको तो हम आप भूल नहीं सकते, वो भी तो उनका ही लोग ही हैं। उनके लोग हैं, उन्हीं के सोसाइटी के हिस्से हैं। तो मुझे तो लगता है कि ऑपोजिशन तो चलता रहेगा इनके खिलाफ। नहीं तो क्या ये एक और मेरे डिक्टेटरशिप ख्याल की में तरफ मूवमेंट्स भी होंगे, हाँ, जरूर होंगी। क्या उसकी इजाजत होगी सोसाइटी में मूवमेंट्स की? क्या उन्हें क्रश किया जाएगा? उसको किस तरह से क्रश करेंगे वो तो देखना पड़ेगा। आफ्टर ऑल, अगर आप अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, और वो कहते हैं कि हम तो डेमोक्रेटिक मेथड से चेंजेस ला रहे हैं, हम तो रेफरेंडम करा रहे हैं, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन पास कराया हमने, तब जाके। पर आपको याद होगा जब वो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में आया तो हाथापाई हुई थी, वहां पे लोगों ने एक दूसरे को की पिटाई कर दी थी,
उस पार्लियामेंट में। तो क्या it और was a भी very- सामाजिक स्तर पर आंतरिक टकराव के लिए तैयार रहना होगा क्या टर्की को? देखिए, इस्लामिस्ट टेंडेंसी जो है वो तो नेचुरली और शायद वो और गंभीर हो, आई मीन उसको और बढ़ाया जाए, पर मुझे लगता नहीं कि वो ज़्यादा दूर उस पर जाएंगे, क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो है कर्ड्स के साथ है या वेस्ट के साथ या यूरोप के साथ, जो अभी हमारे बाकी पैनलिस्ट जिक्र कर रहे थे। इतना दिन इंतज़ार किया उन्होंने, अभी भी यूरोप उनको ठुकराता रहता है, और अब तो खैर चांस ख़त्म ही हो गया लगता है कि, क्योंकि यूरोप और ओएससी ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें वो पूरे रेफरेंडम को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया है, और उनको मतलब काफ़ी चीज़ बोला है उन्होंने, जिस पे अभी तक अमेरिका चुपचाप रही थी। पर मैंने आज सुना है कि ट्रंप साहब ने उनको फ़ोन करके कंग्रेचुलेट भी कर दिया है, तो वो भी अपना लाइन ओपन रख रहे हैं, क्योंकि टर्की एक इम्पॉर्टेंट नेटो एलाई है, और उधर आईसिस का चल रहा है जो हो रहा है वहाँ पे, तो टर्की की ज़रूरत भी है, बाकी पावर्स को भी ज़रूरत है, रशिया को भी, चाइना को भी। तो अब मुझे लगता है कि अभी जो इंटरनल और फॉरेन में जो होगा, तो उसमें इंटरनल किस तरह से फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करेगा, अब ये आगे बताएगा। प्रोफेसर पाशा, मैं यहाँ पर एक और बुनियादी सवाल उठाना चाहती हूँ कि ये कहा जा रहा है, जब से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए हैं, कि जो दरअसल 20वीं सदी में दुनिया ने कमाया था, इंसानियत ने कमाया था, वो 21वीं सदी में गंवा रही है दुनिया। क्या ये उसी कड़ी में आप देखना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर जो हैं वो तानाशाह आ रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं, आखिर ये पॉपुलिज्म जिसको नाम देंगे, क्या इससे बेहतर और क्या बारीकी में जाकर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्यों आखिर जो ह्यूमन राइट्स, लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म, प्रोग्रेसिव थॉट, ये सारे जो आइडियाज़, जो विचार थे, आखिर ये अब आकर्षित क्यों नहीं कर रहे हैं लोगों को? देखिए, एक तो कॉमन इसका आंसर होगा आर्थिक स्थिति, जो इकोनॉमिक रिसेशन जो पिछले 8-9 साल से जो उभर के आई है यूरोप में, उसके बाद अमेरिका में, इससे काफ़ी लोग मुतासर हुए हैं। बेरोज़गारी बढ़ी है और उनके एक्सपोर्ट्स पे काफ़ी असर हुआ है, और जिस तरीके से वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे असर हुआ है, ये सब उभर के आ रहे हैं कि ये बाहर के लोग, चाहे वो मगरिब से हो, अल्जीरिया से हो, जो फ्रांस में हज़ारों की तादाद में 3 या 4 40 लाख वहाँ आके बसे हैं, वो इंटीग्रेशन की तरफ नहीं बढ़े हैं, लेकिन वो सेल्फ़ आइडेंटिटी उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। चाहे वो हिजाब का मामला हो फ्रांस में या जर्मनी में वगैरह, और जो नए मुल्क यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए हैं वो मुस्लिम रेफ्यूजीज़ को लेना नहीं चाहते हैं। वो कहने लगे हैं कि हमारा क्रिश्चियन मुल्क है और ये मुस्लिम रेफ्यूजीज सीरिया से या लीबिया से आके डिस्टर्ब करेंगे इक्वेशन को वगैरह सब। तो ये राइट विंग शिफ्ट इकोनॉमिक रीज़न से एक महत्वपूर्ण वजह है कि ये क्यों हो रहा है। और सामाजिक क्या वजह है इसकी? दूसरी तरफ जो वैल्यूज़, क्रिश्चियन वैल्यूज़ और यूरोपियन वैल्यूज़, सेक्युलर वैल्यूज़ थे, उस पर भी काफ़ी असर हुआ है। जैसा कि हम अभी सोवियत यूनियन जो था कम्युनिस्ट कंट्री, और उसके बाद क्रिश्चियनिटी जिस तरीके से उभर के रूस में आया है और दूसरे अन्य देशों में, यूक्रेन से लेके लाटविया और जॉर्जिया में आया है, तो इसका असर सिर्फ क्रिश्चियन यूरोप पे ही नहीं, इस्लामिक देश पे भी हुआ है। बुद्धिज़्म जिस तरीके से बुद्धिस्ट ग्रुप श्रीलंका में, म्यांमार में और साउथ कोरिया में आए हैं, या जूविश ग्रुप जिस तरीके से नेतन्याहू साहब लगातार इजराइल में इलेक्शंस जीतते आ रहे हैं, तो ये ग्लोबल फिनोमेनन है। जो रूट्स, रिलीजियस रूट्स हैं, उसको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कलर भी दिया जा रहा है। लेकिन ये सब जो वैल्यूज़ जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, दरअसल ये भी एक कीमत पर आई थी। हमें मालूम है कि विश्व युद्ध, खासकर जो द्वितीय हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2, उसके दौरान जितना खून खराबा हुआ, उसके बाद की तमाम तब्दीलियाँ थी, जब ये देखा गया कि दरअसल इंसानियत की ज़्यादा ज़रूरत थी और ये पूरा। लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि क्या वो सब यादें अब फीकी हो गई हैं? आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि अब वापस वो जनरेशन दरअसल जा चुकी है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 देखा, और अब नई जनरेशन जो है उसके नए तकाजे हैं, उसकी नई चुनौतियाँ हैं? तो ये मेरे ख्याल से मीर तकी मीर ने इसको एंटिसिपेट किया था कि छोड़कर सब दीनो ईमा मीर जिसके वास्ते हम हुए काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया। जिसकी वजह से हमने कुफ्र कबूल किया, वो काफिर जो था वो मुसलमान हो गया। तो तुर्की ने मेरे ख्याल से एक सेक्युलरिज्म को इस तरह से एक गोया के धोखाधड़ी है और क्या है। लेकिन
उनके हिसाब से स्ट्रेटेजिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, इसलिए याद रखिए उनके क्रेडेंशियल्स एक माने में इम्प्रूव होते हैं अगर वो हिजाब पहन लेते हैं उनकी औरतें। वो ये कि उनका एक रोल बन रहा है अफ़गानिस्तान में। इस्तांबुल का एक इनिशिएटिव था जिसमें हिंदुस्तान ने भी हिस्सा लिया, और जो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है मरकज़ है एक कंसर्न का। मैं जावेद साहब थोड़ा सा टर्की से बाहर निकलकर इसको मैं दुनियावी स्तर पर समझने की कोशिश कर रही थी कि इन वैल्यूज़ का थोड़ा सा तुर्की से हम बाहर निकलकर ये सोचने की कोशिश करें। मैं लोगों के जो है वो मानसिक स्तर को और जहनियत को समझने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग वोट कर रहे हैं इस फेवर में। देखिए, कुछ अगर आप देखेंगे लग रहा है कि आईसिस आ गया है और इस्लाम हो गया है ज़्यादा और कट्टरपंथी की तरफ जा रहा है, तो आप देखेंगे उसके पीछे वो लोग कौन हैं। तो ऐसा नहीं, एक सिनिसिज्म है, जैसे कि पूरी बात पार्टी का जो अपैरेटस था वो इस्लाम के पीछे खड़ा हो गया है, हाथ लगाने के लिए, तैयार करने के लिए वो स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो नहीं होते इस हाथ में, वो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो इस्लामिक स्टेट नाम की कोई चीज़ खड़ी नहीं हो सकती थी। चलिए, मैं अब चूंकि बहुत कम समय बचा है, मैं भारत पर भी आना चाहती हूँ। मैं जाने की कोशिश करूंगी कि अभी एक सर्वे हुआ था कुछ दिनों पहले, शायद CSDS का सर्वे था, जिसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर लोगों की राय जानने की कोशिश की गई थी। बड़ी तादाद में लोगों ने कहा था कि अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ना भी हो भारत में तो ठीक रहेगा। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं, अगर मैं कोई तुलना करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या भारतीय लोग भी इसके कहीं ना कहीं समानांतर तरीके से सोच सकते हैं कि क्या राष्ट्रपति प्रणाली अगर यहाँ पे भी लागू हो? राष्ट्रपति प्रणाली अगर लागू होगी तो उसके फ़ायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे, जाहिर सी बात है। और उसमें फिर एक मरकज़ बन जाएगा अटेंशन का। जैसे कि इस बार तो प्रेसिडेंशियली इलेक्शन समझिए, हालांकि वन हॉर्स रेस था, तरीका तो लेकिन वही था, तकरीबन वही था। लेकिन वो अगर आप उसको फॉर्मलाइज करेंगे तो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स का जिस तरह से है, जिस तरह से संदीप भूषण, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि खासकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमारा संविधान भी कहता है, जिसको पिछले 7 दशकों से हम प्रैक्टिस भी करते आए हैं, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जिन आर्थिक कारणों का जिक्र यहाँ डॉक्टर पाशा कर रहे थे, उसके सामाजिक कारण भी हैं? अपने आइडेंटिटी का एक रीअसर्शन है, एक रिवाइवलिज्म है कहीं ना कहीं धर्म का, भारत में साफ तौर पर देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों में। क्या आपको लगता है कि भारतीय जो जनमानस है वो भी क्या इस तरह की किसी एक पहल के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है? संदीप, अम्बेसडर, अगर आप इस बात का जवाब देना चाहें। देखिए, वो तो कहा ही मेरे बाकी पैनलिस्ट ने जो कहा है कि ये वेव चल रहा है दुनिया में, इसकी एक कारण और भी है। एक तो इकोनॉमिक कारण जो प्रोफेसर पाशा भारत के मद्देनजर अगर देखें, भारत के मद्देनजर देखें कि एक डिजिटाइजेशन और डिजिटल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, खबर एक सेकंड क्या उससे पहले ही पहुंच जाती है आपके पास। आज के 1 बिलियन से ज़्यादा आपके हाथ में फ़ोन है जिसमें खबरें पहुंच जाती हैं। पर एक एस्पिरेशनल क्लास जो है, जो यंग जनरेशन जो है, तो वो ज़्यादा हिस्ट्री विस्ट्री में ज़्यादा नज़र नहीं है। उनको क्या मिल रहा है, क्या आगे होना है, लाइवलीहुड इश्यूज जो हैं वो उनके सामने है। पर मेरे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो रिलीजियस बेंट जो है ये कहाँ से आ रहा है। ये आई एम एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम इतनी जनरेशन एक तरह से बड़े हुए हैं, तो अचानक ये कैसे हो सकता है? या तो पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो हैं, जो अभी जो चला रहे हैं मूवमेंट्स, उसमें कुछ वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कि इसी में हमारा फ़ायदा है। तो अब पर ये मुझे एक कॉन्ड्रम और डायलेमा लगता है कि इसको कैसे हम लोग डील करेंगे। प्रोफेसर पाशा, आखिरी 20 सेकंड की, क्या वाकई आपको लगता है जो काउंटर फोर्सेस हैं, जो शायद दूसरे आइडियाज़, जो वैल्यूज़ थी उनको अट्रैक्टिव बना सकते थे, उनका भी फेलियर है क्या ये? जी, एक तरीके से वो सही है आपका जो कहना है, लेकिन जिस तरीके से सभी मुल्कों में, चाहे ब्राज़ील हो या जापान हो या रशिया हो, जिस तरीके से मज़हब उभर के आ रहा है, जैसा कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि सोवियत यूनियन के बाद इतनी गहराई से रूस में उभर के आएगा। और जिस तरीके से लोग चर्च को जा रहे हैं फ़ौरन बाद डिसइंटीग्रेशन के बाद,
हाँ, ये चौंकाने वाली बात है। और जिस तरीके से लोग रिलीजन के नाम पे हज़ारों की लाखों की तादाद में आने को तैयार हैं, इंडोनेशिया से लेके साउथ अफ्रीका में, ये कुछ सोचने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया क्यों जा सभी रहे हैं। मेहमानों का। बहस तो ये बहुत लंबी है, लेकिन ऐसा लगता है कि बेहतर जीवन की तलाश में कहीं ना कहीं एक बेहतर दुनिया बनाने का जो सपना था, कहीं ना कहीं वो खोता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तुर्की भी उसी दिशा में बढ़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।